Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट्स इन ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। एज़ यू नो, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में किंगडम प्लांटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन पढ़ा और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी थी ब्रायोफाइटा की। तो आज हम एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट्स इन ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Evolution of sporophytes in bryophyta. Okay, there are two views regarding the evolution of bryophytes. The first one is by progressive sterilization of potentially fertile cells. Okay, it means that the fertile cells which have the capacity to give rise to spore formation got sterilized. And second one is by progressive reduction or simplification. तो सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करते हैं, which is by progressive sterilization of potentially fertile cells. यहाँ पर क्या कहा गया है कि फर्टाइल सेल्स का आहिस्ता आहिस्ता स्टीराइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाना। तो सबसे पहले आपको फर्टाइल सेल और स्टीराइल सेल का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो फर्टाइल सेल्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट्स की। तो वो सेल्स जो स्पोर फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखते हैं, जो स्पोर फॉर्मेशन की एबिलिटी रखते हैं, वो फर्टाइल सेल्स कहलाते हैं। और वो सेल्स जो स्पोर फॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं रखते वो स्टीराइल सेल्स कहलाते हैं। ओके, क्लियर कि फर्टाइल सेल्स वो होते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं और स्टीराइल सेल्स वो होते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी को एंटीथेटिक थ्योरी, इंटरकलेशन थ्योरी और इंटरपोलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। और ये थ्योरी प्रपोज्ड की थी एक ब्रायोलॉजिस्ट थे बॉवर। उन्होंने 1890-1908 में ये थ्योरी प्रपोज्ड की थी और उनके सपोर्टर थे फ्रिश, मेहरा एंड स्मिथ। तो बॉवर ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है मोसिस और हॉर्नवॉट्स का, वो इवॉल्व्ड हुआ है सिंपलर स्पोरोफाइट ऑफ रिशिया से। उसने प्रोग्रेसिव स्टेरलाइजेशन ऑफ पोटेंशियली फर्टाइल सेल थ्योरी में ये कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है मोसिस का और हॉर्नवॉट्स का, वो कहाँ से इवॉल्व्ड हुआ है? रिशिया के सिंपलर स्पोरोफाइट से। ओके, तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया कि जो प्रोग्रेसिव स्टेरलाइजेशन है, इसका मतलब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता फर्टाइल सेल्स का स्टीराइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाना। तो सबसे पहले हमारे पास एक जाइगोट है। अब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी तो एम्ब्रियो डेवलप होगा। ओके, अब एम्ब्रियो में जितने भी सेल्स हैं वो सारे फर्टाइल इन नेचर हैं। ओके, मतलब जो एम्ब्रियो के ऑल सेल्स हैं वो फर्टाइल इन नेचर हैं। इनमें से कोई भी सेल स्टीराइल इन नेचर नहीं है। अब यहाँ से इस स्टेप से स्टेरलाइजेशन स्टार्ट होगी। देन हमारे पास क्या हुआ कि अब हम बात कर रहे हैं रिशिया की। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिशिया का जो स्पोरोफाइट है वो सिंपलर स्पोरोफाइट है और वहाँ से ही कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट इवॉल्व हुए हैं। तो हम रिशिया की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो था रिशिया का, जो स्पोरोफाइट उसकी बॉडी थी, उसमें एम्ब्रियो के अराउंड एक वॉल आ गई। ठीक है, कैप्सूल वॉल जिसे कहा जाता है। और वो जो कैप्सूल वॉल थी वो स्टीराइल इन नेचर थी। मतलब कैप्सूल वॉल में जो सेल्स प्रेजेंट थे वो स्टीराइल सेल्स थे और कैप्सूल वॉल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट थे। और आपको पता है कि स्पोर्स फर्टाइल इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पर इब्तिदा हुई है स्टीराइल सेल्स की, कि यहाँ पर कैप्सूल वॉल डेवलप हो गई है जो स्टीराइल इन नेचर है और उसके अंदर कैप्सूल के अंदर स्पोर्स तो मौजूद हैं जो फर्टाइल इन नेचर है। अब ये जो रिशिया है इसका स्पोरोफाइट सिंपलर स्पोरोफाइट समझा जाता है। अब हम बात करते हैं कॉर्सिनिया की। रिशिया से कॉर्सिनिया का स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉर्सिनिया के स्पोरोफाइट में जो उसका कैप्सूल था उसके साथ एक फुट डेवलप हो गया। ठीक है, एक और बॉडी डेवलप हो गई, तो उसको हम कहते हैं फुट। अब यहाँ पर इसमें फुट डेवलप हो गया और साथ ही स्पोर्स के साथ कुछ और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई जिन्हें नर्व सेल्स कहा जाता है और नर्व सेल्स भी स्टीराइल इन नेचर हैं। अब यहाँ पर कैप्सूल वॉल भी प्रेजेंट है हमारे पास जो स्टीराइल इन नेचर है। फुट भी इसमें डेवलप हो गया कॉर्सिनिया में जो स्टीराइल इन नेचर है और नर्व सेल्स भी डेवलप हो गए जो स्टीराइल इन नेचर है और इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है जो फर्टाइल है। अब हम बात करते हैं स्फेरोकार्पस की। तो स्फेरोकार्पस में क्या हुआ कि फुट के साथ एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई जिसको सीटा कहा जाता है। आपको पता है कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में फुट, सीटा और कैप्सूल को डिस्कस किया था स्पोरोफाइट जनरेशन में।
तो आप उसको ज़रा रिमाइंड कीजिए। तो यहाँ पर फुट के साथ एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई जिसे सीटा कहा जाता है, और बाकी जो उसकी थी बॉडी वो वैसे ही रही, बस इसमें सीटा की डेवलपमेंट हुई है। कैप्सूल वॉल रही जो स्टीराइल इन नेचर है, नर्व सेल्स भी इसमें रहे जो स्टीराइल इन नेचर है, और सीटा भी डेवलप होगी साथ, और साथ फुट पहले से मौजूद था। अब हम बात करते हैं मार्केंशिया की। तो मार्केंशिया में क्या हुआ, फुट भी एज इट इज़ रहा, सीटा भी रहा, और जो नर्व सेल्स थे वो इलेटर्स में कन्वर्ट हो गए, और बाकी कैप्सूल वॉल भी इसमें रही। ये यहाँ पर आप देखें कि 4 सेल्स हैं जो स्टीराइल इन नेचर है, और एंड ओनली 1 सेल मतलब स्पोर्स हैं जो फर्टाइल इन नेचर हैं। कैप्सूल वॉल जो है वो भी स्टीराइल इन नेचर है, इलेटर्स यहाँ पर बन गए नर्व सेल्स से, वो भी स्टीराइल इन नेचर है, सीटा भी स्टीराइल इन नेचर है, और फुट भी स्टीराइल इन नेचर है। अब हम बात करते हैं पिलिया की। तो पिलिया में क्या हुआ कि यहाँ पर हम पीछे जो रिशिया से लेके कॉर्सिनिया, स्फेरोकार्पस और मार्केंशिया में हमने पढ़ा है कि जो लेयर है, कैप्सूल वॉल है, वो सिंगल लेयर है, और यहाँ पर जो कैप्सूल वॉल है वो 2 लेयर कैप्सूल वॉल यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 लेयर्ड कैप्सूल वॉल डेवलप हो गई है, और साथ में इसमें सीटा और फुट जो हम पीछे से देखते आ रहे हैं वो दोनों चीज़ें भी प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो सीटा के साथ कैप्सूल के अंदर एक और बॉडी डेवलप हो गई है जिसको इलेक्ट्रोफोर कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोफोर का काम क्या होता है कि ये इलेक्टर प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर 2 चीज़ें और डेवलप हो गई हैं, इलेक्ट्रोफोर एंड 2 लेयर्ड कैप्सूल वॉल पिलिया में। अब हम बात करते हैं एंथोसिरोज की। तो एंथोसिरोज में क्या चेंजिंग आई है कि यहाँ पर फुट है, लेकिन इसमें से सीटा डीजनरेट हो गया, सीटा इसमें डीजनरेट हो गए। तो यहाँ पर इसके अलावा जो एंथोसिरोज है उसके दरमियान में एक और स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई है जिसे कॉल्यूमेला कहा जाता है, और आपको पता है कॉल्यूमेला का काम क्या होता है, सेपरेशन। तो इसने क्या किया कि उसकी जो कैप्सूल है उसमें थोड़ी सी सेपरेशन डेवलप कर दी। और यहाँ पर जो स्पोर्स हैं एंथोसिरोज में वो टेट्राड हैं, और यहाँ पर एक और चेंज आया है, यहाँ पर मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल डेवलप हो गई है। ओके, आपको पता है कि हमने रिशिया से लेकर मार्केंशिया तक सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल डिस्कस की, और पिलिया में आके हमारे पास 2 लेयर्ड कैप्सूल वॉल डेवलप हो गई थी, जबकि एंथोसिरोज में हमारे पास मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल डेवलप हो गई है, और ये स्टीराइल इन नेचर है, फुट स्टीराइल इन नेचर है, कॉलियोमेला स्टीराइल इन नेचर है, और इसमें सूडो लेटर्स डेवलप हो गए हैं जो स्टीराइल इन नेचर है। यहाँ से हमने जो इलेटर पीछे से पढ़ा था, देन हमने पिलिया में इलेक्ट्रोफोर, और यहाँ पर सूडो लेटर्स वो स्टीराइल इन नेचर है। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये किस चीज़ की तरफ है, इंडिकेट कर रही है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि रिशिया का जो स्पोरोफाइट है वो सिंपलर है, देन हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अब एंथोसिरोसिस और सिलोफाइटेल्स का जो स्पोरोफाइट है वो बना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोसिस में इसका कॉल्यूमेला प्रेजेंट है, और इसमें स्पोर्स जो स्पोर्स हैं वो स्पोर सैक के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर स्पोर सैक डेवलप हो गई है। अब स्पोर सैक जो है वो स्टीराइल इन नेचर है, और उसके अंदर स्पोर्स मौजूद हैं जो फर्टाइल इन नेचर है। और सिलोफाइटेल्स में क्या हुआ, यहाँ पर भी कॉल्यूमेला प्रेजेंट है और उसके अराउंड स्पोर्स हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो रिशिया था उसमें बहुत कम, मतलब जब इब्तदा हुई है स्टीराइल सेल्स की तो ओनली 1 स्टीराइल सेल था वहाँ पर, कि वहाँ पर कैप्सूल वॉल डेवलप हुई थी जो स्टीराइल थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा स्टीराइल सेल्स की प्रोग्रेस हमें नज़र आ रही है। तो ये चीज़ किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि पहला जो रिशिया का सेल था वो उसमें ओनली 1 सेल था जो स्टीराइल था, और जब हम एंथोसिरोज तक पहुंचे हैं तो यहाँ पर फर्टाइल सेल कम है, ओनली 1 स्पोर्स विच है फर्टाइल्स, और बाकी सारे जो हैं वो स्टीराइल सेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये थ्योरी यहीं पर ही कंप्लीट होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड थ्योरी विच इज़ बाय प्रोग्रेसिव रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो ये थ्योरी फर्स्ट थ्योरी के टोटली ऑपोजिट है, उसके टोटली अगेंस्ट है। एज यू नो हमने फर्स्ट थ्योरी में ये डिस्कस किया था कि सिंपलर स्पोरोफाइट से कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट इवॉल्व हुए हैं। उसमें हमने रिशिया की एग्जांपल ली थी कि रिशिया का स्पोरोफाइट सिंपलर है, तो इससे मोसिस और हॉर्नवॉट्स के स्पोरोफाइट्स कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट्स इवॉल्व हुए हैं। जबकि इस थ्योरी में कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट से सिंपलर स्पोरोफाइट की तरफ डिस्कस करेंगे हम। लाइक हमारे पास एक स्पोरोफाइट है जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें स्टीराइल बॉडीज, स्टीराइल सेल्स प्रेजेंट हैं,
तो स्टेप बाय स्टेप उनके उस स्पोरोफाइट के जो स्टीराइल सेल्स हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे, तो हमारे पास सिंपलर स्पोरोफाइट आ जाएगा। तो इस थ्योरी को रेट्रोग्रेसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो वो है हमारे पास कैशियप 1919, चर्च 1919, ग्यूबल 1930 एंड इवांस 1939। ये सब हैं सेकेंड थ्योरी यानी कि बाय प्रोग्रेसिव रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन थ्योरी के सपोर्टर्स। तो इस थ्योरी में कहा क्या गया था, according to this theory the apparently simple sporophyte of Riccia has evolved by progressive reduction and simplification of complex forms like Funaria and Polytrichum। इस थ्योरी में ये कहा गया कि फ्यूनेरिया और पोलीट्राइकम का जो कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है उससे रिशिया का सिंपलर स्पोरोफाइट इवॉल्व हुआ है। यानी कि ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ इंडिकेट कर रही है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें रिडक्शन हुई। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो है फोलियोज। फोलियोज का मतलब होता है लीफी, यानी ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी बॉडी, ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें लीव्स प्रेजेंट हों, वो हमारे क्या कहलाता है, फोलियोज। तो ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, मतलब ख्याल किया जाता है किसी चीज़ के बारे में, लाइक हकीकी कोई चीज़ ना हो, इमेजिनरी हो तो उसे हाइपोथेटिकल कहा जाता है। तो ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर्स जिनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स एसिमिलेटरी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, और कॉम्प्लेक्स एसिमिलेटरी टिश्यूज़ में फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि जिस भी बॉडी में जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है, यानी कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और जो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है ये ऐसे नहीं है कि कुछ ही डेज़ में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एवोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है ये सालों साल गुजर जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। तो ये जो हमारे पास फोलियोस स्पोरोफाइट है जिसमें एपिडर्मिस भी प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स एसिमिलेटरी टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं, स्टोमेटा भी प्रेजेंट है। ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर अटैच हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो फोलियोस स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच हो जाता है और अपने लीव्स रिड्यूस कर देता है। लीव्स टोटली रिड्यूस नहीं करता, बिल्कुल छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं ना वो इस पर रह जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लीफी स्ट्रक्चर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और उससे अगले स्टेप में क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ रिड्यूस हो जाते हैं और जो छोटे छोटे लीव्स बच जाते हैं वो सिर्फ कैप्सूल जैकेट जो होती है फ्यूनेरिया और पोलीट्राइकम की उस तक महदूद रह जाते हैं। यानी कि फ्यूनेरिया और पोलीट्राइकम के जो कैप्सूल जैकेट है उसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स रह जाते हैं, बट उनमें से फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ टोटली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। देन उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो मल्टी लेयर्ड जैकेट होती है कैप्सूल की वो सिंगल लेयर्ड जैकेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो मल्टी लेयर्ड थी वो सिंगल लेयर्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फुट एंड सीटा लॉस्ट, यानी कि फुट और सीटा दोनों डीजनरेट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर से। देन उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रिडक्शन हो जाती है स्टीरॉयड टिश्यू, कोल्यूमेला और इलेटर्स की। देन जो उससे नेक्स्ट स्टेप हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, स्टीराइल टिश्यू, कोल्यूमेला और जो इलेटर्स है वो टोटली डीजनरेट हो जाते हैं। देन फॉर्मेशन होती है रिशिया के स्पोरोफाइट की। ओके, लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रिशिया के स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है। ये थी हमारी सेकेंड थ्योरी, बट जो मेन थ्योरी है वो फर्स्ट ही मानी जाती है। ओके, तो ये टॉपिक इधर ही कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।